दोस्तों नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। नया वर्ष नया खुशियाँ लेकर आए आपके जीवन में, आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में। साथियों, आज मैं चर्चा करूँगा कि 2024 ये नया वर्ष जो आने वाला है, इस वर्ष में देश की तरफ से देश की जनता को क्या क्या मिलने वाला है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2014 से देश के अंदर मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देश की राज पर शासन चला रही है। और मोदी सरकार की एक विशेषता है कि हमारे देश में देश की सरकार ने जनता के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जिसका जनता बखूबी उपयोग करती है, समता का सवाल, समानता का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, वो अधिकार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 1947 में हम ब्रिटिश हुकूमत के बाद अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर दिया और देश हमारा आज़ाद है। और उसके बाद बहुत सारे अधिकार हमने लड़कर हासिल किए सरकार से। 8 घंटे काम का सवाल, सामाजिक सुरक्षा का सवाल, कार्यस्थल पर सुविधाओं का सवाल। लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे ये सब अधिकार हमसे दूर जा रहे हैं। काम के घंटे जो 8 घंटे थे दिन के, वो इस तरह से बदल दिया गया कि उसको हफ्ते में 8 घंटे के हिसाब से कर दिया गया। और उसका फायदा जो प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, उसको 12-12, 14-14 घंटा काम करके मजदूरों से लाभ उठा रही हैं। सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। जो उनका दैनिक भुगतान है वो भी सरकार के मैनुअल के हिसाब से नहीं होता। हालांकि सरकार ने यह तय कर रखा है कि देश के अंदर औद्योगिक मजदूरों को, जो अकुशल मजदूर हैं, उनको 16,400 रुपये महीना दिया जाएगा। लेकिन आज भी 5,000, 6,000, 8,000 पर जो देश के औद्योगिक मजदूर हैं वो 12 घंटा, 14 घंटा काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने एक और काम किया कि जनता के हित के लिए जो सरकार के अलावे संस्थान बने थे, जैसे चुनाव आयोग, हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हमारे लोकतंत्र के स्तंभ, मीडिया, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो दूसरे हमारे जो जांच एजेंसियां हैं, CBID हैं, इन सबों को इतना कमजोर किया गया कि अब उनके पास स्व विवेक नहीं रह गया कि अपने विवेक से कुछ कर सके। एक तरह से जो शासक वर्ग है या
जो सत्ता के प्रमुख हैं, उनके आदेश को मानना, यही एक कर्तव्य उनका बच गया है। सरकार किसी की आवाज दबाना चाहती है और उसके खिलाफ अगर वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इतना मजबूत नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन दे सके। वो भी सरकार से डरी हुई है। कोई जनता की आवाज उठाना चाहता है और जनता उसको सुनना चाहती है, तो उस आवाज उठाने वाले को भी इस तरह डरा दिया जाता है कि एक तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, अगर किसी ने दुस्साहस करके आवाज भी उठाया तो उसको जो लोकतंत्र की कमियां हैं उनका फायदा उठा करके उनके आवाज को बंद कर दिया जाता है। साथियों, इस विषम परिस्थिति में जबकि हमारा आपका एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमको शिक्षित होना चाहिए, हमको स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के विकसित राष्ट्र तभी होंगे जब हम शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। अब दुर्भाग्यवश हमारे लोकतंत्र की संरचना इस तरह से हुई थी कि कोई भी सरकार अपने बहुमत से उस संविधान को बदल सकता है जिस संविधान के सहारे ये जनता चलती है। साथियों, आने वाले 2024 में एक ही विकल्प बचता है कि आप अपने सुरक्षा के सवाल को, अपने स्वास्थ्य के सवाल को, अपने शिक्षा के सवाल को खुद अपने हाथों में लेकर सुरक्षित कर सकते हैं। इस सरकार से बहुत कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता और इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। आपको जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास के लोगों के साथ मिल करके एक संगठन बना करके संगठित तरीके से आप रहेंगे तो कुछ बचाव आपकी हो सकती है, उसमें कुछ बचाव हो सकती है, पूरी बचाव नहीं होगी। पूरे बचाव के लिए तो एक ही परिस्थिति है कि आपके देश के नेता ईमानदार हो जाए, आपके देश की सरकार ईमानदार हो जाए, जिनके एक कानून से करोड़ों लोगों की जीवन में प्रभाव पड़ता है। साथियों, 2024 में कई ऐसे कानून नए लागू कर दिए जाएंगे जो बन चुके हैं, जो आपके अधिकारों को हनन करता है। जिसमें एक कानून है कि पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला किसी भी तरह का जो डाक है उसको पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी खोल कर देख सकते हैं। तो जिसको खोल कर देख सकते हैं उसको बदल भी सकते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी आपका पड़ोसी है और आपसे तालमेल नहीं रखता, आपसे नाराज रहता है, तो आपके पोस्टल की जो जरूरी कागजात है उसको बदल सकता है। एक तो ये हो सकता है। दूसरे, कोई गोपनीय अगर सूचना किसी ने भेजी है तो उसकी गोपनीयता भंग हो सकती है। दूसरे, बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सारे नए कानून आ रहे हैं। तीसरे, किसानों के लिए एक कानून आ रहा है कि जितने भी डैम जलाशय बने हैं जिससे किसान सिंचाई करते थे, अपने खेतों में फसल उगाते थे,
अब वो सिंचाई के काम नहीं रहेंगे, बल्कि उसको नल से जल योजना के तहत पीने वाला पानी गांव-गांव सप्लाई करेंगे और सिंचाई वाला काम बंद हो जाएगा। किसानों को मिलने वाली जो उर्वरक है, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, पेस्टिज है, वो इतनी महंगी हो जाएंगी कि उसकी लागत तो बढ़ेगी, लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं होगी। यह भी एक सवाल है। दूसरे सवाल एक हैं कि महिलाओं के प्रति जो देश के अंदर हमले होते हैं, उसके खिलाफ कोई बड़ा कानून नहीं बनेगा, बल्कि उनको भी ड्रेस कोड, सिविल कोड के तहत बात करके उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा। तो साथियों, ऐसी परिस्थिति में एक हम मुहिम चला रहे हैं कि देश के अंदर शिक्षा निःशुल्क हो, शिक्षा राजकीय हो, शिक्षा अनिवार्य हो। अगर ये व्यवस्था देश के अंदर लागू कर दी जाती है तो हम समझते हैं कि शिक्षा हर व्यक्ति का वो हथियार है जिससे उसको बहलाया नहीं जा सकता, भटकाया नहीं जा सकता। अगर शिक्षित व्यक्ति है तो अपने जीवन के अवसर को सही ढंग से वो निभा पाएगा, देश के विकास में अपनी सही भूमिका अदा कर पाएगा। और यह एक आसान काम नहीं। देश के अंदर जो शिक्षा का बजट है, वह बजट जो देश के अंदर इनकम टैक्स, सेल टैक्स की जो चोरियां होती हैं, उससे भी कम है। अगर एक विभाग को रोक दिया जाए, उसके चोरी को, और उसके पैसे को शिक्षा विभाग में सम्मिलित कर दिया जाए, शायद एक काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे देश के जो वर्तमान नायक हैं, प्रधानमंत्री हैं, इस देश के 9 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पास काम को लेकर गिनाने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिवाय आपके संवेदना को हिलाने, डुलाने, भड़काने के सिवा। मंदिर बनवा दिया, अच्छी बात है, लेकिन यह काम समाज कर सकता है, इसको सरकार के करने की जरूरत नहीं है। सरकार शिक्षा के बड़े संस्थान खड़े कर दे, सरकार रिसर्च के बड़े संस्थान खड़े कर दे, सरकार उद्योग के बड़े संस्थान खड़े कर दे। ये सरकार की जवाबदेही होती, जिससे लोग शिक्षा पाते, रोजगार पाते और उस शिक्षा के बल पर देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये तो सच्चाई है ना कि जो देश में शिक्षा आगे है, जिनकी रिसर्च आगे है, वही विकसित राष्ट्र है। हम क्यों पीछे हैं? जबकि प्रकृति की दी हुई संपदा दुनिया के सभी देशों से हमारे देश में ज्यादा है, जबकि यही देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी। जब यूरोप से लेकर, रसिया से लेकर, चाइना से लेकर
लोग भूखों मरते थे, उस समय यहाँ शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान हुआ करते थे। नालंदा, तक्षशिला का पूरा दुनिया में नाम था। लोग यहाँ आते थे, पढ़ाई करते थे और पढ़कर जाते थे। यहाँ का समाज इतना खुशहाल था। किसने जला दिया नालंदा को? किसने उस संस्कृत को ध्वस्त कर दिया? भारत पर आक्रमणकारी बहुत आए और उन्हीं आक्रमणकारियों का एक समूह षड्यंत्र रच करके भारत पर, भारत के संस्कृत को, भारत के शिक्षा को ध्वस्त किया। इसका आप कुछ अवशेष दे सकते हैं कि हमारे देश में जो पुराने किले बने हैं या जो पुराने मंदिर बने हैं वो पत्थरों के बने हैं, और विशालकाय पत्थरों को, एक ही पत्थर पर जो नक्काशी की गई है, शायद उस तरह की नक्काशी आज पिघला करके प्लास्टिक से, सीमेंट से संभव नहीं है एक शिला में बनाना। कितना उच्च कोटि का हमारा आर्किटेक्चर था। ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं जिसका आज भी पूरा शोध नहीं कर पा रहे हैं कि ये मंदिर कैसे बना होगा, जबकि तकनीक नहीं थी। तो ये सब विकसित था। हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी, लेकिन सबको ध्वस्त करके केवल सत्ता काबिज करने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि हिंदुस्तान के एक बड़े समाज को शिक्षा से बेदखल कर दिया गया। हिंदुस्तान की आधी आबादी को शिक्षा से इतना दूर कर दिया गया कि उसको किताब खोलना भी गुनाह बना दिया गया। तो साथियों, वो प्रक्रिया अब दोबारा चल रही है। शिक्षा को गुणवत्ता कम करना, शिक्षा के नाम पर जितनी सुविधाएं आती हैं, उन सुविधाओं की एक ही विशेषता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को घटा दिया जाए। बिना पढ़े पास कर देना, फेल नहीं करना, ये सब शिक्षा की गुणवत्ता को घटाता है। प्राइमरी में बच्चों को भोजन की व्यवस्था देना, आप जानते हैं जहाँ भोजन बनने शुरू होता है वो बच्चे पढ़ते नहीं है, उनका भोजन में दिमाग लगता है। होना तो ये चाहिए था कि अगर हिंदुस्तान का कोई बच्चा जन्म लिया तो जब तक उसके पास शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता है तब तक उसको भोजन, किताब, कॉपी, ड्रेस, शिक्षक, सब कुछ सरकार की तरफ से मुहैया किया जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी यही हाल है। आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई, उसी के साथ बीमारियां बढ़ गई। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर निजी क्षेत्रों में पैसे की बड़े पैमाने पर लूट होती है। अगर एक परिवार का सदस्य अगर 10 दिन के लिए निजी अस्पताल में चला जाए तो 1 साल की कमाई आपकी चली जाएगी। यही हाल भारत में उच्च शिक्षा का है। यहाँ MBBS करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए भारत में, और भारत के लोग दूसरे देशों में जाते हैं 2-4 लाख में डिग्री लेकर चले आते हैं। ये भारत में भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए
ये वर्तमान सरकार संजीदा नहीं है, तो एक ही विकल्प बचता है कि पहले आप अपने आप को सुरक्षित करिए, अपने अधिकारों को सुरक्षित करिए। इसके लिए आप संगठित होइए, संगठन में रहिए। सरकार के हर विभाग आपके लूट पर टिकी है, और वो लूट भी इतने मनमाना तरीके से हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। बैंक में जाइए तो फर्जीवाड़ा करके आपके पैसे की लूट होती है, आपको पता नहीं चलता। बिजली विभाग है, बड़े पैमाने पर लूट करती है, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो साथियों, इस देश को बचाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए, देश को स्वस्थ भारत बनाने के लिए आप सभी लोगों को संगठित होना पड़ेगा। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।